नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 29 जून को 29 जून की रात को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था क्योंकि वो सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे। इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की। देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाल लिया। दोनों के शपथ ग्रहण को 36 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी सरकार का विधिवत गठन नहीं हुआ है और संचालन नहीं हो रहा है। केवल वो दोनों ही मंत्री हैं, वो दोनों ही कैबिनेट हैं, वो ही दोनों तमाम फैसले ले रहे हैं। रुकी हुई बुलेट ट्रेन परियोजना को हरी झंडी उन्होंने ही दिखाई है। मेट्रो प्रोजेक्ट हो या उद्धव ठाकरे सरकार के दूसरे अहम फैसलों को पलटना हो, इन दोनों का ही मंत्रिमंडल सारे फैसले ले रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब 1 जुलाई को नई सरकार अस्तित्व में आ गई थी, तो उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? ये समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां हैं कि किनको शपथ लेनी है, वो चेहरे तय नहीं हो रहे हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच, एकनाथ शिंदे गुट के जितने एमएलए हैं, क्या सब मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मामला अटका हुआ है, या पेंच कुछ और है? यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जितनी देरी हो रही है, इससे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की इस सरकार की फजीहत हो रही है। लोग मजाक उड़ाने लगे हैं, जो इनके विरोधी हैं वो तंज कसने लगे हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, उनकी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो अरविंद सावंत हैं, या इससे पहले गिरफ्तारी से पहले संजय राउत भी लगातार ये मसला उठा रहे थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी, अजित पवार भी, उनकी पार्टी के नेता भी सवाल उठा चुके हैं और कांग्रेस की लीडरशिप भी ये सवाल कर रही है कि आखिर 5 सप्ताह बाद भी सरकार का विधिवत गठन और संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है। संजय राउत ने तो ये सवाल भी उठाया था कि जो तय मानदंड है उसके हिसाब से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए कैबिनेट की बैठक के लिए, और कैबिनेट में अहम फैसलों के लिए केवल 2 चेहरे ही सारे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। ये तो हम और आप जानते ही हैं कि शिवसेना के 55 में से 40 एमएलए टूट गए थे और उन 40 एमएलए को सूरत के जरिए गुवाहाटी लेकर के जाया गया था। वहीं सबने इन्होंने एकजुटता जाहिर की थी, और इस टूट का मतलब ये है कि केवल लीडरशिप ही नहीं टूटी थी, यानी उद्धव ठाकरे से
एकनाथ शिंदे ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि पार्टी यानी विधायक दल का 2/3 हिस्सा टूट करके, बागी होकर के एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी से जा मिला था। और उसी वजह से उद्धव ठाकरे सरकार का पतन हुआ, उनकी कुर्सी चली गई। तो सवाल ये है कि जो ये लड़ाई है शिवसेना की, 2/3 एमएलए टूटना, 2/3 एमपी टूटना लोकसभा के, ये इसका परिणाम क्या होगा आगे चल करके। अब जो कानूनी लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने चुनाव आयोग में भी एकनाथ शिंदे की उस याचिका को चैलेंज कर दिया है जिसमें असली शिवसेना होने का दावा किया गया था। असली शिवसेना के तौर पर चुनाव आयोग से मान्यता दिलाए जाने की मांग की गई थी, और जो सिंबल है धनुष और तीर, उसे आवंटित करने की मांग की गई थी। चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे ने, उसमें कहा गया है कि चूंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और एकनाथ शिंदे समेत कुल 16 विधायकों की जो योग्यता का सवाल है, अयोग्यता का प्रश्न है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, इसलिए चुनाव आयोग जल्दबाजी में कोई फैसला ना सुनाए। और उद्धव ठाकरे ने यही सवाल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में तो चुनाव आयोग से कुछ नहीं कहा है, लेकिन मौखिक तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि अभी चुनाव आयोग इस पर जल्दबाजी में कोई फैसला ना सुनाए, यानी शिवसेना के स्वामित्व पर, सिंबल पर, असली शिवसेना कौन सी है इस पर। चुनाव आयोग ने जब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इस तरह का स्वामित्व की दावेदारी वाला पत्र उनके पास गया था, तो दोनों पक्षों से ये दस्तावेज मांगे थे कि किसके साथ कितने नेता हैं, यानी उद्धव ठाकरे के साथ कितने एमएलए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ कितने हैं, उनके साथ कितने एमपी हैं, इनके साथ कितने एमपी हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी या जो भी इनकी दूसरी नीति निर्धारण समितियां हैं, उनमें किसके साथ कितने सदस्य हैं। तो उद्धव ठाकरे को पता है कि 2/3 एमएलए एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए हैं, 2/3 एमपी उनके साथ चले गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में भी, चुनाव आयोग में भी ये कहा है कि शिंदे जो वैधता का प्रयास कर रहे हैं कि मैं असली शिवसेना हूं, वो गलत तरीकों से अपना संख्या बल बढ़ा रहे हैं, अवैध तरीके से बढ़ा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि गलत तरीके से ही, असंवैधानिक तरीके से ही ये सरकार बनी है। इस सरकार को, यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर अवैध तरीके से ही शपथ दिलाई गई है। जब तक उनकी और 15 अन्य विधायकों की योग्यता अयोग्यता का मसला डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक उनको शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट से जो राहत चाहते थे वो उनको पिछली तारीख पर मिल गई। वो एक्चुअल में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक चाहते थे। भले ही लिखित रूप में कोई निर्देश ना गया हो, लेकिन मौखिक तौर पर तो
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कह ही दिया है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। एक्चुअल में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है और उसके बाद जो चुनाव आयोग से फैसला आना है, जब तक वो नहीं आ जाता है तब तक ये सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं चाहता है, यानी सरकार का एक्सपेंशन टाले रखना चाहता है। क्योंकि आज अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है, भले ही जो नए स्पीकर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं दी हैं और इन्होंने विश्वास का मत भी हासिल कर लिया है, लेकिन जब तक इनकी योग्यता अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक भाजपा नेतृत्व और एकनाथ शिंदे का गुट भी ये चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो। और यही एक वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से 36 दिन बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, सरकार का विस्तार नहीं हो पाया है, और जो इनके विरोधी हैं उनको तंज कसने का, इनका मजाक उड़ाने का और सवाल खड़े करने का मौका मिल रहा है। कम से कम 2 ऐसे अवसर हाल फिलहाल में आए हैं जब सिंबल को लेकर के और किसकी पार्टी असली है और किसकी पार्टी असली नहीं है, ये सवाल चुनाव आयोग के सामने आया था। 1968 का जो आदेश है वो भले ही कानून ना हो, पर उसके तहत चुनाव आयोग ये डिसाइड करता रहा है जब पार्टी टूट जाती है कि असली गुट कौन सा है, नकली गुट कौन सा है, या संख्या बल किसके पास ज्यादा है, और उसी को मान्यता दी जाती है। 2017 में समाजवादी पार्टी के सामने लगभग यही संकट सामने आ गया था। मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव दोनों चुनाव आयोग पहुंच गए थे, पर चूंकि 228 में से 205 एमएलए अखिलेश यादव के साथ थे, 68 में से 56 एमएलसी अखिलेश यादव के साथ थे और 24 में से 15 सांसद भी अखिलेश यादव के साथ थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे और जो राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों का बहुमत था वो भी अखिलेश यादव के साथ था। इसलिए चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के दावे को सही मानते हुए, स्वीकार करते हुए उनको ही समाजवादी पार्टी का असली दावेदार यानी मालिक घोषित कर दिया था और उनको ही समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है साइकिल, वो उनके साथ रहने दिया था। अगर लेटेस्ट बात करें, अभी 2 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी में जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उसमें टूट फूट हुई थी। जो चिराग पासवान थे वो पार्टी पर दावेदारी कर रहे थे। इनके जो चाचा थे पशुपति कुमार पारस, उनके साथ अधिकांश जो एमपी थे वो चले गए थे। दोनों के बीच में कौन सही है कौन गलत है, किसके साथ पार्टी है किसके साथ नहीं है, तो चुनाव आयोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाया था। इसलिए जो इनका चुनाव चिन्ह था वो जब्त कर लिया गया और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए गए।
शिवसेना के मौजूदा झगड़े में अगर ये झगड़ा आगे बढ़ता है और चुनाव आयोग भी अनिर्णय की स्थिति में रहता है, तब बहुत संभव है कि जो इस समय चुनाव चिन्ह है वो जब्त कर लिया जाए। ऐसे में दोनों गुटों को एक नया चुनाव चिन्ह दिया जाएगा और ये उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में उनके मुंह से ये बात निकल गई थी कि अगर ऐसा होता है तो जो नया सिंबल मिलेगा पार्टी को, उसको घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिव सैनिकों की रहेगी कि कितनी जल्दी उसे घर घर तक पहुंचाया जाए। एकनाथ शिंदे स्वामित्व की लड़ाई जल्दी से जल्दी क्यों निपटा लेना चाहता है? पहला कारण तो यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकें, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही सारे फैसले ले रहे हैं, वही कैबिनेट बन करके रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी जिनको शपथ लेनी है, एकनाथ शिंदे गुट के भी जिन विधायकों को मंत्री बनना है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी अभी तक फेंटी नहीं गई है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग ड्यू हैं वो अभी लटके हुए हैं। यानी सरकार जो है वो बन तो गई है, शपथ ग्रहण भी तुरंत ही हो गया था। पहले दिन इस्तीफा हुआ उद्धव ठाकरे का, उसके अगले दिन बैठक में सब तय हो गया, फिर अगले दिन शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन जिस तीव्र गति से सरकार को काम करना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। और बाढ़ और कुछ दूसरे मसलों को लेकर के जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं, जो वाजिब भी हैं। लेकिन और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको जल्दी से जल्दी वो डिसाइड कराना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बीएमसी समेत 15 नगर महापालिकाओं, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं। और एकनाथ शिंदे गुट चाहता है कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है वो अगर उनको मिल जाए तो फिर वो उसके साथ ही चुनाव मैदान में कूदें। भारतीय जनता पार्टी का भी जो अगला टारगेट है वो बीएमसी है। वो बीएमसी पर कब्जा करके शिवसेना की जो सत्ता है वहां करीब 3 दशक की, उसको आउट कर देना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये बहुत अच्छे तरीके से जानता और समझता है कि अगर शिवसेना को बीएमसी से आउट कर दिया गया तो जो प्राण वायु मिलती रही है इनको, वो नली कट जाएगी और फिर ये बिना जल के जैसे मछली तड़पती है और प्राण त्याग देती है, वैसा ही हाल शिवसेना का होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।